हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है और किस तरह से इसको ड्राइव किया जाता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 3 है, इंडेक्वासियस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, और पेपर का नाम तो आपको याद है, ये पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ओके भैया, ये आगा इस बार कॉम्पटन इफेक्ट। ओके सर, ओके। कॉम्पटन इफेक्ट नाम तो बहुत शानदार है सर। क्या ये लेक्चर भी आज का अच्छा होने वाला है? अरे बहुत इजी है, सबसे इजी टॉपिक मुझे यही लगता है, कॉम्पटन इफेक्ट। ओके ओके। होता क्या है तो होना क्या है, होता तो सब है पर करने वाला होना चाहिए। क्यों भाई? अच्छा ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा ना आपको डायग्राम बनाना है। बिना डायग्राम के सब कुछ अधूरा है, ठीक है। लो साहब, मैंने एक हल्का तत्व लिया है, ये मैंने एक हल्का तत्व लिया है। इसके अंदर हमारा कोई माइनस इलेक्ट्रॉन होगा। ये मैंने हल्का तत्व ले लिया, जैसे कार्बन, एल्युमिनियम, ईटीसी आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए सर, आपने एक हल्का एलिमेंट ले लिया है। ओके 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 ओके। इसके अंदर मैंने क्या मान लिया भैया, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैंने माइनस चिन्ह से शो कर दिया। ओके, अब क्या होता है, अब इस पर एक्सरे डालो। लो सर, ये आया चलता हुआ एक्सरे, आया 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 आया, आ गया, टकरा गए साहब। आके टकराएंगे तो बिखरेंगे, ये तो होता है। टकराने पे क्या होता है? बिखर जाना, ठीक है। तो यहां से आ रहा है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट, ठीक है। इंसिडेंट दिख रहा ना आप लोगों को? अरे बहुत छोटा लिखा गया, बहुत छोटा लिखा गया भाई। लो, इंसिडेंट एक्सरे बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। या मैं बोलूँगा इसको फोटोन, क्योंकि यार फोटोन एक्सरे जो होती हैं वो फोटोन से मिलकर बनी होती हैं। तो आप एक्सरे की जगह ना फोटोन लिखो, ये अच्छा लगेगा। तो ये इंसिडेंट फोटोन मतलब इंसिडेंट एक्स किरणें आ गई हमारी, यानी कि आपतित एक्स किरणें आ गई साहब। चलो, आई, आते आते इन पे टकरा गई, ठीक है। ओके, अब देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? लैम्डा होती है। ये पता है ना आपको? ठीक है, चलिए मैंने लैम्डा मान लिया। ये तरंग दैर्घ्य हो गया हमारा, ठीक है। दो शीर्षों के बीच की दूरी हम क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ठीक है। अब आए, गिरे, गिरने के बाद बिखर गए, बिखरने के बाद थोड़ा सा आपको ये कुछ तो निकल जाएंगे, जैसे हैं वैसे की वैसे निकल जाएंगे। लो सर, जैसे था कुछ तो वैसे का वैसे निकल गया, है ना। और कुछ टकराने के बाद साहब ये ऐसा हो गया, ये ऐसे करके, ये वाह सर, क्या लहरें निकाली हैं आपने आज ये, है भाई। तो यहां से मैं इसको डॉट डॉट में शो कर दूंगा, ऐसा करके ये, ठीक है। मैंने डॉट डॉट में शो कर दिया। अब यहां से यहां तक का जो तरंग दैर्घ्य हो गया वो हमारा हो गया लैम्डा डैश, ठीक है। अरे सर क्या बात है। और भैया जो इलेक्ट्रॉन बाहर को निकला ना, अरे इलेक्ट्रॉन बाहर को चला जाएगा, अरे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन गिर के दूर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, यहाँ को ये आ गया भैया, ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आ गया बाहर को, इसको बोलते हैं रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए सर, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, और इसका संवेग पता कितना होता है? P बराबर mv होता है। ओके ओके, तो इस टाइप से अब यहां से यहां तक का जो कोण है वो कितना होगा? फाई। क्या बोलेंगे इसको हम? फाई बोल दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक का जो कोण है इसको कहना क्या बोल दिया? थीटा बोल दिया। और ये है स्कैटर्ड यानी कि प्रकीर्णित एक्सरे, इसको बोलते हैं स्कैटर्ड फोटोन, ठीक है सर, स्कैटर्ड फोटोन। अच्छा, दिख रहा है आप लोगों को? मैं दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। डन डन। तो स्कैटर्ड फोटोन है ना, प्रकीर्णित फोटोन मतलब प्रकीर्णित एक्स किरणें। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, इसमें और इसमें कुछ अंतर नजर आ रहा है? आप कहोगे सर मुझे कुछ अंतर नजर नहीं आ रहा। वह अंतर नजर नहीं आ रहा, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ देखो तरंग दैर्घ्य कम है और यहाँ देखो तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। और आपको पता है कि तरंग दैर्घ्य जो आवृत्ति होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ आवृत्ति ज़्यादा है तो यहाँ आवृत्ति क्या होगी? तरंग दैर्घ्य होगी। तरंग दैर्घ्य आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये ध्यान देना, ऑलवेज याद कर लो ठीक से, पता है ना। अरे यार लो तुम तो इसमें ही घूम गए, क्या पढ़ोगे कॉम्पटन इफेक्ट है भाई? तुम तो इसमें ही घूम गए सर, हाँ सर इसमें घूम गए।
प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में किए गए चक्करों को संख्या को आवर्ती कहते हैं। बताओ आवर्ती इस तरंग की ज्यादा है या आवर्ती इस तरंग की ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर इस तरंग की आवर्ती ज्यादा है क्योंकि यहाँ चक्कर ज्यादा है, ठीक है। इस तरंग की आवर्ती कम है। तरंग धैर्य चेक करो, यहां से यहां तक की दूरी तरंग धैर्य, फिर यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी मेरे पास? तरंग धैर्य। तो तरंग धैर्य इस तरंग का ज्यादा है या इस तरंग का ज्यादा है? आप बोलोगे सर नीचे वाली तरंग का तरंग धैर्य ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, यहां से प्रूफ हो गया कि लैम्डा इनवर्स प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। आवर्ती ज्यादा तरंग धैर्य कम, आवर्ती कम तरंग धैर्य ज्यादा। मतलब चक्रों की संख्या ज्यादा होगी तो तरंग धैर्य कम होगा, चक्रों की संख्या अधिक, चक्रों की संख्या कम होगी तो तरंग धैर्य कैसा होगा? अधिक होगा, ठीक है। इसलिए बोला कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ν। न्यू मतलब आवर्ती। चलिए ये तो आपसे पहले से आती हैं। अरे सर ये मत बताओ हमें, इतनी छोटी छोटी चीजें तो हमसे आती हैं, बस यही तो ना आता है तरंग धैर्य की परिभाषा तक याद ना होगी है। 4th सेमेस्टर पढ़ लो। तरंग धैर्य की परिभाषा, दो शीर्षों या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंग धैर्य कहते हैं, इसका मात्रा एंगस्ट्रॉम होता है। चलिए हम कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो अब कहने का मतलब यह है कि जब एक्स किरणें, यानी कि जब एक्सरे किसी हल्के तत्व, ये एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब टारगेट हमारा एलिमेंट तत्व है, ये समझ जाओगे जरा। जब ठीक है एक्स किरणें, ठीक है, किसी हल्के तत्व जैसे कार्बन एल्युमिनियम, कार्बन या एल्युमिनियम पर गिरती हैं, ठीक है, तो प्रकीर्णित एक्स किरणों में आपतित तरंग धैर्य वाली एक्स किरणों के अतिरिक्त बड़ी तरंग धैर्य वाली एक्स किरणें भी होती हैं। तरंग धैर्य छोटी है, इसकी तरंग धैर्य बड़ी है, यानी कि ये तो होंगी आपतित तरंग धैर्य वाली एक्स किरणों के अतिरिक्त बड़ी तरंग धैर्य वाली एक्स किरणें भी होती हैं। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। मतलब पहले तरंग धैर्य छोटा था और हमें कुछ ऐसी तरंगें मिल जाए, एक्स किरणें मिल जाएंगी जिनका तरंग धैर्य कैसा होगा? ज्यादा होगा। देखो मैं लिखने वाला हूं, मैं यहां पे लिखने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। यानी कि सन 1923 की बात है। सन 1923 में किसने? कॉम्पटन ने, इनका पूरा नाम था A.H. कॉम्पटन, इनका पूरा नाम था A.H. कॉम्पटन। यानी कि सन 1923 में, लाइन पे फोकस करें ठीक से, सन 1923 में, ओके ओके ओके, किसने? कॉम्पटन ने, ठीक है सर, कॉम्पटन ने, ठीक है, बताया कि, कॉम्पटन ने बताया कि जब एक्स किरणों को, किनको? जब एक्स किरणों को, यानी कि एक्सरे को, जब एक्स किरणों को हल्के तत्व जैसे आप बोल सकते हो कार्बन, जैसे कार्बन, ठीक है, पर गिराया जाता है। लाइन पे फोकस करना, गिराया जाता है, ठीक है, गिराया जाता है, तो तत्व द्वारा, यानी कि एलिमेंट द्वारा, तत्व द्वारा प्रकीर्णित, यानी कि स्केटर्ड बोलते हैं इसको, प्रकीर्णित को, प्रकीर्णित, ओके ओके, प्रकीर्णित, ठीक है, एक्स किरणों में आपतित तरंग धैर्य वाली, लाइन पे ध्यान देना, आपतित तरंग धैर्य, ठीक है, आपतित तरंग धैर्य वाली एक्स किरणों के अतिरिक्त, आपतित तरंग धैर्य वाली एक्स किरणों के अतिरिक्त, ठीक है, बड़ी, ठीक है सर, बड़ी तरंग धैर्य वाली, बड़ी तरंग धैर्य वाली एक्स किरणें होती हैं। अरे हाथ तो गया। तो तद द्वारा प्रकीर्णित एक्स किरणों में आपतित तरंग धैर्य वाली एक्स किरणों के अतिरिक्त बड़ी तरंग धैर्य वाली एक्स किरणें होती हैं, और इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं भैया? कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, होती हैं। ये लाइन पे ध्यान देना। अतः मैं इसकी चाहूं तो परिभाषा लिखवा सकता हूं, अतः, ठीक है, अतः वह घटना जिसमें तत्व द्वारा प्रकीर्णित एक्स किरणों में, ठीक है, एक्स किरणों की तरंग धैर्य में वृद्धि हो जाती है, कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। यानी कि वह घटना जिसमें तत्व द्वारा प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंग धैर्य में वृद्धि हो जाती है या ऊर्जा घट जाती है, क्या कहलाता है? हमारा कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, लिख दूं? चलो साहब लिख दे रहा हूं मैं। अतः मेनली परिभाषा ये वाली है इसकी, लाइन पे ध्यान देना, मेन परिभाषा पे ध्यान दिया करो, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी हमें लिखनी पड़ती है यार, ठीक है, ताकि बढ़िया नंबर आए। समझ में तो आ गया होगा ना? तरंग धैर्य क्या होती है? बढ़ जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। छोटा सा नियम है, आराम से कर लोगे। यानी कि वह घटना, ठीक है, वह घटना जिसमें, ओके सर, वह घटना जिसमें, ठीक है, जिसमें
तत्व द्वारा प्रकीर्णित ठीक है एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य में ठीक है एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है ठीक है कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है ओके इफेक्ट कहलाता है ठीक है भैया। छोटी सी परिभाषा मैंने लिखवा दी है, समझ में आया यहाँ तक? ओके तो ये एक छोटी सी परिभाषा है हमारी कि वह घटना जिसमें तत्व द्वारा प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, आराम से आप कवर कर लोगे। एक छोटा सा नियम तो दिखाई दे रहा है, बस एक छोटी सी परिभाषा के प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। यार इतनी सी छोटी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है? अरे यार अब तो इंटेलिजेंट है, क्यों समझ में नहीं आएगी? तो जो ये कॉम्पटन थे, इन्होंने एक्स किरणों को माना कि एक्स किरणें जो होती हैं वो फोटोन के रूप में चलती हैं ठीक है, यानी कि माना एक्स किरणें, ध्यान देना, माना ओके सर, माना एक्स किरणें फोटोन के रूप में चलती हैं ठीक है ओके फोटोन के रूप में चलती हैं, तब तरंगदैर्घ्य में वृद्धि, तब तरंगदैर्घ्य में वृद्धि निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, निम्न सूत्र द्वारा ठीक है, सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है ओके, ज्ञात की जाती है ठीक है। अपना फॉर्मूला क्या है? लैम्डा डैश माइनस के लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी और 1 माइनस के कोस थीटा। भैया ये फॉर्मूला जो लिख के आना पेपर में आपने, अब भैया 4th सेमेस्टर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो डेरिवेशन तो वो करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में पढ़ाया था मैंने एक बार ये वाला टॉपिक, 4th सेम की केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है ये, पर वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर डेरिवेशन है ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ ओनली ये नियम है, खत्म, उसके बाद कहानी। तो लैम्डा डैश माइनस के लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी 1 माइनस के कोस थीटा। अब खुद देखो, तुम खुद देखो यार, मुझसे मत पूछो कि लैम्डा क्या है, यहाँ लैम्डा डैश क्या है, यहाँ एच क्या है, यहाँ पी क्या है, सब कुछ आपको पता है, आपने सब कुछ पढ़ कर आए हो। देखो लैम्डा डैश क्या है, इस लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को ना आप लिख सकते हो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी ठीक है सर, 1 माइनस के कोस थीटा, आप ये भी लिख सकते हो। अब सर यार ये लैम्डा डैश क्या, चलिए मैं लिखवा दूँ, हाँ सर, जहाँ लैम्डा डैश क्या है? आपतित फोटोन का तरंगदैर्घ्य नहीं है। लैम्डा डैश क्या है? स्कैटर्ड मतलब प्रकीर्णित फोटोन का तरंगदैर्घ्य ओके सर, प्रकीर्णित फोटोन का तरंगदैर्घ्य ठीक है सर, प्रकीर्णित फोटोन का तरंगदैर्घ्य ठीक है ओके सर। ये लैम्डा क्या है? लैम्डा आपतित फोटोन का तरंगदैर्घ्य ठीक है सर, आपतित फोटोन का तरंगदैर्घ्य, आपतित फोटोन का तरंगदैर्घ्य ठीक है सर, मान गए। और सर और भी तो होगा, एच प्लांक नियतांक, एम क्या है? चलो एच लिख दे रहा हूँ मैं, प्लांक नियतांक सबके बारे में लिख दो, प्लांक नियतांक है, और एम जो है भैया वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और जो ये, चलिए बाकी तुम खुद लिखो यार, थीटा जो है ना, थीटा प्रकीर्णन कोण है, स्कैटरिंग एंगल, प्रकीर्णन ओके, थीटा प्रकीर्णन कोण है, लिख लो क्योंकि बहुत जरूरी होता है यार ये। और जो हमारा डेल्टा लैम्डा है ना, इसको बोलते हैं हम कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट ठीक है। तो ये जो है कॉम्पटन डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, जो कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट है, ये हमेशा काय पे डिपेंड करता है? प्रकीर्णन कोण पे डिपेंड करता है। 3 कंडीशन होती हैं, एक बार थीटा 0 होता है, एक बार थीटा 90 होता है, एक बार थीटा 180 डिग्री होता है। लास्ट में इसको भी कराऊंगा मैं। फिलहाल अपना फॉर्मूला याद करो पहले, ठीक से याद हो जाएगा फॉर्मूला ये वाला, लैम्डा डैश माइनस का लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी 1 माइनस का कोस थीटा, और यही मैं प्रूफ करके लेकर आऊंगा, ध्यान देना है आपको ठीक है। तो यहाँ लैम्डा क्या है, मेरे साथ बोलो जोर से, लैम्डा क्या है? आपतित फोटोन का तरंगदैर्घ्य, यानी कि लैम्डा आपतित फोटोन का तरंगदैर्घ्य, लैम्डा डैश प्रकीर्णित फोटोन का तरंगदैर्घ्य ठीक है। एच क्या है? प्लांक नियतांक, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सी प्रकाश की चाल, थीटा क्या? प्रकीर्णन कोण, और तुम्हारे पास डेल्टा लैम्डा क्या है? बोलो जोर से, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कॉम्पटन विस्थापन। चलिए तो यहां पर ध्यान देना है, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट इस प्रकीर्णन कोण पे डिपेंड करता है, एच एम सी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, बस काय पे डिपेंड करता है? थीटा पे। चलिए मैं इसको इरेज कर दूं, वो लोग कर दो, तो सर कर दिया मैंने। चलिए
तो यहाँ तक ये लो फाइनल हो गया। 1923 की बात है। कॉम्पटन ने बेचारे ने काफ़ी मेहनत करी आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ भैया कॉम्पटन इफेक्ट की। ओके, प्रूफ थोड़ा सा देखो बड़ा पड़ेगा यार। प्रूफ है इजी पर थोड़ा सा बड़ा पड़ने वाला है, पर मैं आपको बड़ा होने नहीं दूंगा, ठीक है, ध्यान देना। तो डाल दो जरा हेडिंग प्रूफ यानी कि डेरिवेशन। ओके, डेरिवेशन, इस नियम का हम डेरिवेशन कर देते हैं। यार डेरिवेशन सर ये बड़ी जान खाब है। मान लो, माना सर आपतित फोटोन, माना आपतित फोटोन, ध्यान देना, आपतित फोटोन की आवृत्ति, आपतित फोटोन की आवृत्ति कितनी है सर? आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू तथा प्रकीर्णित, ओके सर, प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति, प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति, प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति मैं कितनी ले लूं भैया? प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति न्यू डैश है, ठीक है। तब क्या है? अब देखो जरा ध्यान से, दो कंडीशन बनेंगी यहां पर। पहली कंडीशन, फोटोन जब इलेक्ट्रॉन यानी कि फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं टकराया, मतलब टक्कर से पहले, और ये वाली कहानी है टक्कर के बाद। और पता कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि पता है कि संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। दिशा दो लेंगे, एक एक्स अक्ष के अनुदिश और एक वाई अक्ष के अनुदिश। तो सबसे पहले देखो जरा ध्यान से, तब यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बस देखते रहना ठीक से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिख सकते हो आप डायरेक्टली, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके सर, ओके। तो एक्स अक्ष की दिशा में, लाइन पे ध्यान देना, एक्स अक्ष के अनुदिश लूंगा पहले मैं, एक्स अक्ष के यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश। ओके सर, ओके। प्रारंभिक संवेग, ओके सर, ओके, प्रारंभिक संवेग, ठीक है, बराबर कितना जगह मेरे पास? अंतिम संवेग। ये बात मानी गई, यानी कि टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग। अब ये हमारा क्या, फोटोन की का जो संवेग है वो कितना होगा भैया? इस फोटोन का संवेग कितना हो जाएगा? टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग। तो फोटोन का संवेग मेरे पास कितना होगा? एच न्यू अपॉन के सी। सर ये कहाँ से आ गया? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, ई बराबर एस सी वाई लैम्डा, ठीक है। अच्छा सर पढ़ा ये, एच अपॉन लैम्डा दी ब्रोगली तरंग धैर्य से पी के बराबर होता है, एच अपॉन लैम्डा पी सी। पी बराबर कितना हो गया? ई अपॉन सी। बट आपको पता है कि जो ई होता है वो फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है, तो एच न्यू अपॉन सी क्या आ गया? फोटोन का संवेग आ गया। बट इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक संवेग कितना होगा? अब भैया इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक संवेग 0 होगा, वेग है नहीं, जब वेग नहीं है तो संवेग 0 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास कितना? 0। तो फोटोन का संवेग प्लस इलेक्ट्रॉन का संवेग। अब बात करते हैं, क्योंकि हमने क्या लिया है? एक्स अक्ष के अनुदिश लिया है, ठीक है। चलिए, अब तो ये तो संवेग पहले था, लेकिन हम संवेग के बाद की बात करेंगे, ओके, ठीक है। अब बहुत लंबा मैटर फंसने वाला, देखो जरा ध्यान से देखना है हमें। ओके सर, ओके 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 ओके। देखो इसका जो संवेग होगा ना वो कितना होगा? एच न्यू डैश अपॉन सी, ठीक है, यानी कि स्कैटर्ड फोटोन का संवेग एच न्यू डैश अपॉन सी, इतना हो जाएगा ना, कंप्लीटली राइट। ओके, अब इसका क्षैतिज घटक कौन सा होगा? इसको दो घटकों में तोड़ो, थीटा है एस सी वाई लैम्डा को, यानी कि एच न्यू डैश अपॉन सी को दो घटकों में तोड़ो, तो ये वाला कोस थीटा आगा और ये वाला क्या आगा मेरे पास? साइन थीटा आगा, है ना। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एच न्यू डैश कोस थीटा, ठीक है। और जो इसका लंबवत वर्टिकल यानी कि लंबवत घटक आएगा वो क्या आएगा तुम्हारे पास? एच न्यू डैश में यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको एच न्यू डैश अपॉन सी, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। आ गया था ना। तो लंबवत घटक ये आ गया और क्षैतिज घटक हमारा कौन सा आ गया? ये वाला आ गया एच न्यू डैश अपॉन सी कोस थीटा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी आप क्षैतिज घटक और लंबवत घटक फाइंड करो, तुम खुद बताओ कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना है? P बराबर mv, तो P बराबर है तो यह आ जाएगा मेरे पास P कोस फाई क्षैतिज घटक, और लंबवत घटक P साइन फाई। समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या है
कि भैया एच न्यू अपॉन सी, ये तो मेरे पास प्रारंभिक संवेग आ गया है फोटोन का, प्लस इलेक्ट्रॉन का संवेग 0 है। अंतिम संवेग इसका देखते हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश। भैया फोटोन का कितना है सर, एच न्यू डैश अपॉन सी है, और मेरे पास कितना है कोस थीटा है, प्लस ए ये वाला पी कोस फाई, पी कोस फाई, ठीक है, इतना आ गया हमारा। ओके ओके, अभी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ इस चीज़ को। तो ये हो जाएगा मेरे पास एच न्यू अपॉन सी, ठीक है, बराबर हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी कोस थीटा और प्लस के पी कोस फाई, प्लस के पी कोस फाई। अगर चाह रहे हो आप तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, इस प्लस वाले को इधर ले जाओ और इस यानी कि प्लस वाला, यानी कि ये जो प्लस वाला ना इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये जो पी कोस फाई है वो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा, पी कोस फाई इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी माइनस के एच न्यू डैश अपॉन सी, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास कितना कोस थीटा। समीकरण नंबर बन गई मेरे पास 1। अब ले लो वाई अक्ष के अनुदिश, बाई अक्ष के अनुदिश, बहुत इजी है। अच्छा ये देखो कि बाई अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक संवेग कितना होगा, बाई अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा भैया 0 0 होगा, क्योंकि देखो फोटोन इधर को दौड़े जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर को दौड़े जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी रुका पड़ा बेचारा, और फोटोन जो है वो इधर को जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक्स अक्ष की दिशा में तो है, लेकिन वाई अक्ष की दिशा में संवेग कितना हमारे पास 0 है। तो प्रारंभिक संवेग मेरे पास कितना हो जाएगा 0 + 0, बट अंतिम संवेग जरूर होगा, अंतिम संवेग जरूर होगा वाई अक्ष की दिशा में। ये कितना है चेक करें आप, ये है एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। अब क्या आगा, प्लस लिखो या माइनस, ये माइनस में आगा क्योंकि नीचे की ओर है, माइनस के पी साइन फाई, ठीक है। अच्छा इस माइनस वाले को बराबर के इधर लेके जाओ, काय में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ठीक है, पी साइन फाई इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन के सी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर मेरे पास सेकंड बन गई। यहां तक का फास्टली स्क्रीनशॉट लो। क्या करें अब क्या करें, क्या चित्र की हमें जरूरत पड़ेगी? हाँ पड़ेगी। अभी इरेज नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, अभी इरेज नहीं करूँगा मैं, जल्दी फास्टली पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा कम्प्लीटली, ठीक है। अभी यार चित्र की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? हाँ पड़ सकती है अभी। चलिए मैं इसको इरेज कर दूँ, कर दे पक्का। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे ध्यान देना आप, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ अब। ओके सर, ओके, इतना हो गया हमारा डेटा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान देना, मैं कुछ नहीं करूँगा, समीकरण 1 और 2 में सी से गुणा कर दो ओनली, बस दोनों पक्षों में यहाँ भी सी से गुणा करो और दोनों पक्षों में यहाँ भी सी से गुणा कर दो। चलिए समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में, ठीक है, सी से गुणा करने पर, सी से क्या करने पर बेटा, गुणा करने पर, गुणा कर दो सर गुणा। अरे सर कर दो, आप ही कर दो गुणा, हम ही कर दे गुणा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, पी सी कोस फाई, ओके सर, पी सी कोस फाई ए, ये पी सी कोस फाई प्लस पी सी कोस फाई बराबर सी से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा एच न्यू, फिर मेरे पास एच न्यू डैश, फिर मेरे पास कोस थीटा, है ना। इतना डेटा हमारा बच जाएगा। ऐसे ही ये वाला, इसमें भी पी सी साइन फाई, ओके सर, कितना है मेरे पास एच न्यू डैश, कितना जगह मेरे पास साइन थीटा, ओके। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 अब कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर। चलिए सर दोनों पक्षों का वर्ग करो और जोड़ दो, ठीक है। एक स्टेप हमारा फाइनल हो जाएगा। ओके देखो, पी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, ठीक है, फिर पी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, हो गया कंप्लीट ना हमारा, ठीक है, बराबर एच न्यू माइनस के एच न्यू डैश कोस थीटा का कितना आ जाएगा मेरे पास होल स्क्वायर, फिर एच न्यू डैश, फिर मेरे पास साइन थीटा का कितना आ जाएगा मेरे पास का भी होल स्क्वायर, ठीक है। ओके सर ये इक्वेशन तो पढ़ी लग रही है, ये इक्वेशन तो हमने बहुत पहले पढ़ी थी 12th क्लास में व्यतिगण में। हाँ बस वो ये लोड फेर के और कुछ ना होता है। चलिए हटाओ जरा इसको। ओके तो बेटा यहाँ से पी स्क्वायर सी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, अंदर रह गया कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। ओके सर बराबर खोल दो इसको, खोलें, चलो ए एच न्यू का स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर, फिर मेरे पास ए ऐसा करके, चलो इसका भी कर दो होल स्क्वायर और इसका भी कोस स्क्वायर थीटा, है ना, फिर प्लस के
ठीक है, माइनस का आओ क्योंकि चिन्ह माइनस का, 2h न्यू ब्रैकेट में लो, h न्यू को ऐसे करके, फिर h न्यू डैश को भी ब्रैकेट में लो, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास कितना, कोस थीटा, ठीक है, ये आ गया। चलिए अभी और बचा हमारा, मैं इसको इरेज कर दूं क्योंकि इसका हमारे पास शायद काम ना बचे, अगर बचेगा भी काम तो देख लेंगे, है ना। चलिए ये मेरे पास थीटा था यहाँ पे, अब क्या होगा है भाई, आप क्या करें, इसका भी कर दो, h न्यू डैश का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, हो गया इतना। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 पी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दो, h न्यू का स्क्वायर प्लस के h न्यू डैश का स्क्वायर और मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर ये क्या कर दिया, अरे सर ये तो ये समझ में ना आया, ये क्या कर दिया आपने, अबे ये दिखाई दे रहा है ये और ये ले लिया हमने, इसमें से h न्यू डैश स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा कितना मेरे पास, माइनस के 2h न्यू, ठीक है सर अब समझ में आया सर, h न्यू डैश ओके और कोस थीटा। अच्छा ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसको मैं इरेज कर दिया, नीचे वाले को इसका कोई काम नहीं है हमारे पास अब, तो मैंने इसको इरेज कर दिया। अच्छा ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ओके, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर हो गया h न्यू का स्क्वायर प्लस के h न्यू डैश का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 2h न्यू फिर h न्यू डैश और कोस थीटा, समीकरण नंबर 5, ओके सर समीकरण नंबर 5। तो यहाँ तक तो हमने जो यूज़ करा है वो करा है फ्रॉम लॉ ऑफ मास, यानी कि फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। आप करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम लॉ ऑफ ओके फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ओके। तो प्रारंभिक ऊर्जा बराबर अंतिम ऊर्जा, लाइन पे ध्यान देना, ओके, प्रारंभिक ऊर्जा बराबर अंतिम ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा। चलिए प्रारंभिक ऊर्जा मैंने ये मानी है और जो मेरे पास अंतिम ऊर्जा है वो आगे काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस के तुम्हारे पास mc स्क्वायर, ये यानी कि ये फोटोन की आ जाएगी, फोटोन की काइनेटिक एनर्जी प्लस के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्लस फोटोन की एनर्जी बराबर पहले जितनी ऊर्जा थी हमारी E, ठीक है, तो E बराबर के ई प्लस एम सी स्क्वायर। चलिए मैं सारी की सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, तो यहाँ से पुट नहीं, यहाँ आगे से करेंगे, पहले जाना यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, कर दें इसको रेज, ठीक है, ओके सर ओके। बस हमारी जो इक्वेशन काम की है ना वो ये वाली इक्वेशन काम की है, अभी इस पर ध्यान देना, बाकी तो हो जाएगा। अच्छा देखो ई की जो वैल्यू आती है ना यहाँ पे रूट, ओके सर ओके, रूट, तो इसकी जो ई की वैल्यू आ गई वो आ गई एम स्क्वायर, ठीक है, सी की पावर 4 प्लस के पी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, बराबर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, तो इस फोटोन की ऊर्जा ज़्यादा होगी, इस फोटोन की ऊर्जा कैसी होगी, कम होगी, तरंग धैर्य बढ़ गया, एनर्जी कम हो जाएगी, तो यहाँ जब मैं निकालूंगा तो निकलेगी काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस के एच न्यू डैश, ठीक है, ये आ जाएगी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस एम सी स्क्वायर है ही, प्लस एम सी स्क्वायर है ही, ओके सर ओके। अच्छा यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ भाई, दोनों पक्षों का वर्क कर दो आप, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ओके सर, वर्ग करने पर। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करो तो इस वर्ग से ये हट जाएगा तुम्हारे पास रूट, तो एम स्क्वायर सी की पावर 4 पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास एच न्यू माइनस के एच न्यू डैश, ध्यान देना इक्वेशन 5 पर, प्लस के एम सी स्क्वायर का क्या आ गया मेरे पास होल स्क्वायर, ठीक है, इतना डेटा हमें मिल गया। ओके अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूंगा एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस के पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, खोल दो इसको, एच न्यू माइनस के एच न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस के, ठीक है, एम स्क्वायर सी की पावर 4, यानी कि इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो एक स्टेप और बढ़ा दूंगा मैं, सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मान ही आएगा, बी का मान ही आएगा, फिर मेरे पास प्लस है तो प्लस आ जाएगा मेरे पास 2, आ जाएगा मेरे पास कितना 2 एम सी स्क्वायर एच न्यू माइनस के एच न्यू नोट, है ना, यानी कि न्यू डैश, ये इतना आ गया मेरे पास। ओके अभी इसको भी खोल दो, एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस के पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एच न्यू का होल स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर माइनस के कितना जाएगा मेरे पास
2 एच न्यू और फिर मेरे पास एच न्यू डैश, ओके ओके ओके, प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 एम सी स्क्वायर एच न्यू माइनस के एच न्यू डैश, ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आती है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, है ना। हो गया इतना। अब देखो ये वाले से ये वाला टर्म कैसा होगा, कट जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर बराबर मेरे पास आ गया एच न्यू का स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर, फिर माइनस के 2 एच न्यू और फिर मेरे पास एच न्यू डैश प्लस के मेरे पास आ जाएगा 2 एम सी स्क्वायर और एच न्यू माइनस के एच न्यू डैश, ठीक है। अब जरा चेक करें समीकरण, इसको मान लो समीकरण 6, समीकरण नंबर 6 कर लो इसको। अब देखो समीकरण 5 और 6 से अब पी स्क्वायर सी स्क्वायर किसके बराबर है वो चेक कर लो। ये जो हमारा पी स्क्वायर सी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, समीकरण 5 से, ध्यान देना ये इसके बराबर है। अब यहाँ रख के और हल कर दो, सोल्व कर दो उसको, ठीक है। यानी कि आप कंपेयर कर सकते हो, पी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, इन सबको छोड़ दो तो ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यही तो होगा। यानी कि ये प्लस, चलो पहले मैं बराबर रख दूं, चलिए मैं इसको इरेज कर दूं, तो यार ये वैल्यू याद कर लो ठीक से, समीकरण यानी कि समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, ठीक है, ओके, समीकरण 5 से, तो एच न्यू स्क्वायर ये प्लस 2 एच न्यू कोस थीटा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने याद कर लिया, लेकिन तुम ध्यान देना अपने ऊपर, है ना। ओके सर, ओके, जगह नहीं बची है ना, तो यहाँ मैंने ये इसको इरेज कर दिया भाई। तो मेरे पास समीकरण कौन सी थी, मेरे पास ये थी कि एच न्यू का स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर और कितना था मेरे पास, माइनस का था, है ना, 2 एच न्यू और एच न्यू डैश और कितना था मेरे पास, कोस थीटा बराबर के, ये कितना है चेक करें, एच न्यू का स्क्वायर प्लस के एच न्यू डैश का होल स्क्वायर माइनस के 2 एच न्यू, ठीक है, और एच न्यू डैश, ओके, और 2 एम सी स्क्वायर और एच न्यू माइनस के एच न्यू डैश, है ना। अब देखो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये प्लस, ये माइनस का है, ये माइनस का है ना, तो जब इधर को आगा तो काय में आगा, ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। जब ये इधर को आगा तो ये काय में आगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है, इसको प्लस में लेगा उठा के, तो ये रह जाएगा। और यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगा भाई, चलो पहले लेगा उठा के फिर देखेंगे, माइनस के का उठका आगा तो ये आगा प्लस में 2 एच न्यू, ठीक है, और फिर आगा मेरे पास एच न्यू डैश, ठीक है, आ गया मेरे पास माइनस प्लस में, और ये रह गया मेरे पास माइनस के 2 एच न्यू, ठीक है, एच न्यू डैश और कोस थीटा, ओके सर, ओके। इधर रह गया मेरे पास 2 एम सी स्क्वायर, ये रह गया एच न्यू माइनस के एच न्यू डैश, है ना, इतना रह गया। अब देखो मैं यहाँ से क्या मिल लूँगा कॉमन, यहाँ से मिल जाएगा मुझे कॉमन एच न्यू, यानी कि 2 भी मिलेगा मुझे कॉमन, 2 से 2 कट जाएगा, हटाओ 2 से 2 काट दो, खाली एच न्यू कॉमन मिलेगा मुझे, और भाई एच न्यू डैश कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस के कोस थीटा, 1 माइनस के कोस थीटा, ये रह गया हमारा एम सी स्क्वायर और एच न्यू माइनस के एच न्यू डैश, ठीक है, इतना डेटा हमारा आ गया, है ना। अब चेक करें ये क्या आया तुम्हारे पास, निकल के आया ये फ्रॉम लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है नी। चलिए हो गया यहाँ तक, ओके ओके ओके, कर दूँ मैं इसको रेज ऊपर वाले को, बस हो चुका, थोड़ा सा और रह गया। अरे बहुत इजी तरीके से करवाया मैंने तुम्हें, ये तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सा मेथड करवाया बस, यानी कि मोमेंटम करवाया है और तुम्हारे पास एनर्जी करवाई है, बस लगा के फॉर्मूला और सोल्व कर दिया ना। तो ये बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा डेरिवेशन होता है ये, तुम ना मानो देख लो कितने कितने लंबे डेरिवेशन करवा रखे हैं। चलिए तो इस वाले को इधर लिख लो, इस वाले को इधर लिख लो, है नहीं, या करके, ओके सर, या तो यह वाला इधर लिखो पहले, एम सी स्क्वायर, ओके, एच न्यू माइनस के एच न्यू डैश, ठीक है सर, और यह वाला इधर लिख लो एच न्यू, ठीक है, फिर मेरे पास एच न्यू डैश हो जाएगा और ये आ गया 1 माइनस के कोस थीटा। अब क्या करना है मुझे, यानी कि 2 खाली एच स्क्वायर, याद करो ठीक से, एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर, ओके, ये भी एच है, और सी स्क्वायर से भाग करने पर, दोनों मैंने काट ही दिया है, ठीक है, भाग कर दो, चलिए भाग कर रहा हूं मैं, एम सी स्क्वायर, यहाँ से एच कॉमन ले लो ऊपर से, तो रह जाएगा अंदर मेरे पास न्यू माइनस के न्यू डैश, है ना, और यहाँ से एच स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास न्यू डैश, है ना, तो 1 माइनस के कोस थीटा, दोनों पक्षों में मैंने भाग करिए किससे, एच स्क्वायर सी स्क्वायर से, यहाँ भी एच स्क्वायर,
और सी स्क्वायर से, है ना। तो सी स्क्वायर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, एक एच से एक एच कट गया, तो ऊपर रह गया मेरे पास कितना एम, और रह गया न्यू माइनस के न्यू डैश, और अपोन में कितना रह गया मेरे दोस्त एच रह गया हमारा, ठीक है। और यहाँ कितना रह गया हमारा भाई, यहाँ एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया हमारा, तो ये रह गया न्यू अपॉन सी, ठीक है, और न्यू डैश अपॉन सी 1 माइनस के कोस थीटा। समझ में आया ये वाला स्टेप। ऊपर भी क्या करोगे, यहाँ भी सी से गुणा करो और यहाँ भी सी से भाग कर दो। ओके चलिए एम सी, तो मैंने यहाँ भी सी से भाग कर दिया इस टाइप से, ठीक है, क्योंकि हमारा जो हर है वो समान हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन सी हो जाएगा, है ना। तो सी से सी कट जाएगा हमारा, तो मैंने सी से गुणा करी, सी से भाग कर दी। अपोन में कितना रह गया मेरे पास एच रह गया, ये बराबर लिखो न्यू अपॉन सी, ओके, और न्यू डैश अपॉन सी, ओके, और 1 माइनस के कोस थीटा। ओके सर, जल्दी फास्टली यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं अरेंज करने वाला हूँ। ठीक है सर, इतना हमारा ये खत्म कर दिया मैंने। अरे इजी है, ज़्यादा बड़ा था डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन है। ओके अब क्या करने वाले हो सर, अब देखो जरा ध्यान से क्या करने वाला हूँ मैं, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है, बट देखो, परंतु हमें पता है कि जो लैम्डा होता है ना, लैम्डा बराबर होता है सी वाई लैम्डा, ओ सी वाई न्यू, क्योंकि न्यू बराबर सी वाई लैम्डा होता है, और लैम्डा बराबर कितना होता है सी वाई न्यू, और अगर 1 अपॉन लैम्डा करोगे तो ये हो जाएगा न्यू अपॉन सी, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं क्या करने वाला हूँ, एम सी न्यू अपॉन सी की जगह 1 अपॉन लैम्डा रखूँगा, और न्यू डैश अपॉन सी की जगह 1 अपॉन लैम्डा डैश रखूँगा, ठीक है, और न्यू अपॉन सी की जगह मैं न्यू अपॉन सी की जगह 1 अपॉन लैम्डा रखूँगा, ठीक है, फिर 1 अपॉन लैम्डा डैश रखूँगा, फिर मेरे पास 1 माइनस के कोस थीटा ऐसे रह जाएगा। ओके ओके सर, अब क्या होगा, अब देखो इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे करो, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास एम सी, तो ये आ जाएगा बेटे लैम्डा डैश माइनस के लैम्डा अपॉन के लैम्डा को इंटू लैम्डा डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो 1 अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा डैश 1 माइनस के कोस थीटा। तो लैम्डा डैश ये दोनों क्या हो गए, आपस में कट गए। अभी हमारा थोड़ा सा एक चीज़ और रह गई है भाई, बटे में जो ये एच है ये कहाँ जाएगा, अरे भाई ये जो बटे में एच रह रहा है ये कहाँ जाएगा हमारा, ये भी तो यहीं रहेगा, लैम्डा अपॉन सी की जगह आपने 1 अपॉन लैम्डा रखा, तो एच जो है एम सी अपॉन ए, ये एम सी अपॉन एच बच जाएगा हमारा, है ना। अब लैम्डा इंटू लैम्डा डैश से लैम्डा इंटू लैम्डा डैश कट जाएगा हमारा, तो ये भाग वाला गुणा में, गुणा वाला भाग में, तो ये रह गया हमारा लैम्डा डैश माइनस के लैम्डा अपॉन एच अपॉन कितना आ गया मेरे पास एम सी, तो ये बना 1 माइनस के कोस थीटा। चेक करो क्या यार ये नियम है या नहीं है, जल्दी फास्ट देख के बताओ, क्या ये क्रॉम्पटन प्रभाव का सिद्धांत है या नहीं है। मिल गया ना पक्का। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, लैम्डा डैश माइनस के लैम्डा इक्वल टू कितना था मेरे पास, कितना था बेटा ये एम सी, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ये तरंगधैर्घ्य वृद्धि का सूत्र है, लिख दो लास्ट में, ये है तरंगधैर्घ्य वृद्धि का सूत्र। ज़्यादा बड़ा तो नहीं निकला, अरे यार छोटा सा था, आराम से समझोगे, इसको 2 से 3 बार करके देखना, कर लोगे। अब मैं आपको लिखवाने रहा हूँ 3 पॉइंट और आते हैं, 3 पॉइंट आते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड आते हैं, पर मैं केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड नहीं करवा रहा हूँ, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इतने रहने दो, यहीं तक आपकी बुक में है, ठीक है। तो समझ में आया है भैया। तो इसको लिख के कई बार करना। एक तो हमने क्या लगाया इसमें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि संवेग संरक्षण का नियम लगाया, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, और एक लगाया हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रारंभिक ऊर्जा बराबर अंतिम ऊर्जा, और दोनों को बराबर करके हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, ठीक है। लैम्डा डैश माइनस के लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी 1 माइनस कोस थीटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।